इकलौता बेटा जो शहर में पढ़ा करता था वह अपने कॉलेज की एक लड़की से लव मैरिज करता है और लव मैरिज करने के बाद उसे अपने घर ले आता है। लेकिन घर आने के बाद जैसे ही घर वाले उस लड़की को देखते हैं तो एकदम से जो उस लड़के के पिता होते हैं वह पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं बहुत कुछ पुरानी बातों के बारे में। लेकिन तभी यहाँ पर जो बेटा होता है वो कहने लगता है कि पिताजी आपकी बहू कैसी है। तो यहाँ पर जो पिता होता है वो कहता है कि बेटा अब तूने शादी कर ली है तो ठीक ही है। लेकिन तभी बेटा एक ऐसे राज से पर्दा उठाता है जिस राज से पर्दा उठने के बाद यहाँ पर ये पिता घर के अंदर अकेला रह जाता है और पूरे घर वाले बेटे के साथ रहकर शहर में ही जाकर रहने लगते हैं। कौन था वह पिता और किस वजह से पूरा परिवार उसे छोड़कर शहर में रहने के लिए चला गया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव के अंदर एक किसान रहा करता है। किसान जिसकी छोटी सी पुश्तैनी जमीन है जिस पर वो खेतीबाड़ी किया करता है और उसके घर में एक बेटी है और एक छोटा बेटा है। ज़्यादा रुपए पैसे तो उनके पास नहीं है, लेकिन इतने पैसे हैं कि वे आराम से अपना काम चला लिया करते हैं और अपनी जिंदगी को बड़े ही आराम से जी रहे हैं। यहाँ पर जो बेटी होती है उसका नाम होता है साक्षी और साक्षी ने 11वीं क्लास कर ली है। 11वीं क्लास करने के बाद अब वह 12वीं में एडमिशन लेने वाली थी, लेकिन वह अपने पिता के लिए खाना लेकर खेत पर जाया करती है और रोज रोज उसे खाना देकर आया करती है। इसी तरह से वो जाया करती थी। लेकिन तभी एक दिन जब अपने पिता को खाना देकर वहां से वापस लौट रही थी तो उसी दौरान उस रास्ते में जो रास्ता उससे खेत से और गांव तक का रास्ता था, उस रास्ते में एक फार्म हाउस होता है जो कि दूसरे गांव के एक सरपंच का था और वह सरपंच जो होता है वह अपने फार्म हाउस के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। अब इसके बाद जब 16 साल की साक्षी वहां से निकलती है तो यहाँ पर जो सरपंच होता है वह उसे देखने लगता है और देखता ही रह जाता है। साक्षी सरपंच को उसकी तरफ देखता हुआ देख लेती है और उसके बाद वो नीचे सर करके चुपचाप वहां से निकल जाती है। अब इसके बाद साक्षी अगले दिन भी वहां पर आती है और इसके बाद जो सरपंच होता है अगले दिन भी वहीं पर उसे खड़ा मिलता है और उसके बाद जब वह वापस लौटती है तो उस टाइम पर भी वह उसे दरवाजे पर ही खड़ा हुआ मिलता है। अब यह सिलसिला रोज रोज का होने लगा था और इस बात से साक्षी काफी ज्यादा परेशान रहती है, लेकिन वो इस बात को बताकर अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहती और इसी वजह से इस बात को ऐसे चुपचाप लगा जाती है और सोचने लगती है कि वो भला मुझसे कुछ कहा करता है। हालांकि उसे महसूस हो गया था कि सरपंच की गंदी निगाह उसके ऊपर है और इसी वजह से वह नीचे सर करके निकला करती थी। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 10 से 15 दिन बीत जाते हैं और 10-15 दिन बाद एक दिन जब साक्षी अपने पिता के खाना देने के बाद वहां से वापस लौट रही थी तो उसी दौरान सरपंच के पास उसके दोस्त भी बैठे हुए थे और जैसे ही जब यहां पर वे साक्षी को आता हुआ देखते हैं तो उसके बाद वे उससे उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यार ये लड़की तो बड़ी खूबसूरत है और अगर ये एक बार मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। अब इस बात को सुनकर उन तीनों में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके बाद जो सरपंच होता है अपने पास से 1 लाख रुपए निकालता है और 1 लाख रुपए को अपने पास रख के वहां से थोड़ी आगे चला जाता है फार्म हाउस से। और इसके बाद जो यहाँ पर साक्षी होती है वह भी धीरे धीरे कदमों से उधर तक पहुंच जाती है जहां पर सरपंच पैसों को लेकर खड़ा हुआ था। अब जैसे साक्षी वहां पर आती है तो एकदम से सरपंच उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और उसके सामने 1 लाख रुपए को निकालकर लहराने लगता है और कहता है कि ये पैसे तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम चाहो तो, क्योंकि यहां पर सरपंच ने उसके बारे में पूरी डिटेल निकाल ली थी और उसे पता था कि इसके पिता काफी ज्यादा गरीब है और उसके पास इतना ज्यादा रुपया पैसा नहीं है तो इसे भी पैसों की जरूरत होगी और इसी वजह से जो सरपंच होता है वो पैसों से खरीदने के लिए उसे निकला था। लेकिन यहां पर साक्षी जैसे ही ये सब कुछ देखती है तो एकदम से वो सुबक सुबक कर रोने लगती है और उसके बाद सरपंच को डर लगने लगता है और वह वहां से रास्ता छोड़कर साइड में हो जाता है। और साक्षी जो होती है वहां से रोते हुए अपने घर पहुंचती है और घर जाकर अपनी माँ को ये पूरी बात बता देती है, क्योंकि अब तक वो सहन करती हुई आ रही थी क्योंकि उसने उसे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन आज पहली बार उसने उसे पैसों से खरीदने की कोशिश की थी। अब इस बात को सुनकर जो माँ होती है वह एकदम से आग बबूला हो जाती है और अपने पति के आने का वेट करने लगती है, क्योंकि बेटी ने कहा था कि मां हम लोग पुलिस में शिकायत कराएंगे वरना इसके हौसले और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं और आज तो चलो इसने मेरे सामने पैसे किए थे, कल कला को इसने मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो बहुत ही गलत हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे शाम होती है और जैसे ही शाम होती है तो यहाँ पर जो साक्षी का पिता होता है वह अपने घर जाता है और घर जाने के बाद उसकी पत्नी उसे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई देती है। जैसे वो अपनी पत्नी से गुस्से का कारण पूछता है तो यहाँ पर पत्नी पूरी कहानी अपने पति को बता देती है और कहने लगती है कि बेटी को वो काफी दिनों से
उसे परेशान कर रहा था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। उसने तो सामने से खड़ा होकर 1 लाख रुपए दिखाकर कहा कि ये पैसे तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम चाहो तो, और उसके लिए तुम्हें हमारे साथ 1 घंटा बिताना होगा और हम 3 जन हैं। अब इस बात को सुनकर पिता को भी बड़ा ही गुस्सा आता है, लेकिन उस सरपंच के बारे में उसे सब कुछ पता था, क्योंकि रास्ते में आते जाते समय वह उस फार्म हाउस पर उसे बैठा हुआ देखा करता था और कभी कभी उसके पास भी बैठ जाया करता था। इसके बाद जब यहाँ पर पत्नी कहती है कि उसके खिलाफ रिपोर्ट कर देते हैं, तो वह एकदम से सोचने लगता है कि सरपंच की दूर दूर तक पहुंच है और रिपोर्ट करने से केवल हमारी बदनामी होगी और कुछ भी उस सरपंच का नहीं होने वाला है। तो उसके बाद वह अपनी पत्नी से मना करने लगता है, लेकिन तभी पत्नी और भी ज्यादा गुस्से में उससे बात करने लगती है और कहने लगती है कि ठीक है, तुम नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी और मुझे किसी का डर नहीं लगता। लेकिन तभी यहाँ पर जो साक्षी का पिता होता है वह अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि ठीक है, हम शिकायत भी कर देंगे, लेकिन सरपंच के पास काफी ज्यादा रुपया पैसा है और वो पुलिस वालों को पैसा खिला देगा और पुलिस आकर हमें उल्टा जाट फटकार लगाकर चली जाएगी और चारों तरफ जो बदनामी होगी वो अलग से होगी। कोई हमारी बेटी की शादी भी नहीं करेगा और अगर एक बार ऐसी बात गांव में चल गई तो उसके बाद चारों तरफ हमारी थू-थू हो जाएगी। अब इस बात को सुनकर जो पत्नी काफी ज्यादा गुस्से में थी और वह हर हालत में सरपंच के खिलाफ केस करना चाहती थी, वह भी एकदम से शांत हो जाती है और इधर अंदर बैठी जो साक्षी होती है वह भी इस बात को सोचकर वह भी चुपचाप हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो साक्षी की माँ होती है वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं ये बात आपकी भी, लेकिन अगर बेटे के साथ और कुछ गलत हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो साक्षी का पिता होता है वह कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन मैं जरूर से निकाल लूंगा और कोई भी परेशानी बेटी को नहीं होने दूंगा। इसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है और रात के समय जो साक्षी का पिता होता है वह काफी देर तक गहन सोच विचार करता है। सोच विचार करने के बाद उसने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल लिया था जिससे दोनों ही काम हो जाएंगे, बेटी भी बची रहेगी और साथ में उनकी इज्जत भी बची रहेगी। रात में भी अपनी पत्नी से बात करता है और पत्नी भी इस बात के लिए सहमत हो जाती है। उसने अपनी पत्नी से कहा था कि क्यों ना हम ये सारी जमीन जायदाद बेचकर किसी शहर में जाकर बस जाएं और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर रहेंगे तो रोज रोज का ये ड्रामा होगा और किसी दिन कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। इस बात को सुनकर जो पत्नी होती है वह भी एग्री होती है और यहाँ पर जो साक्षी का पिता होता है वो ऐसा ही करता है। अपने पूरे परिवार को लेकर वह वहां से शहर में जाकर बस जाता है, वहीं पर एक छोटा सा बिजनेस करने लगता है। अब तक यहाँ पर जो साक्षी का पिता होता है वह खेती किसानी किया करता था, लेकिन शहर में जाने के बाद उसने एक अपना बिजनेस किया है, क्योंकि जितनी भी जमीन को बेचने के बाद उसे पैसे मिले थे उन पैसों से उसने एक तो दुकान खरीदी और एक मकान खरीद लिया। तो दुकान के अंदर अब वह खेती से रिलेटेड सामान बेचा करता है, जैसे कि नट बोल्ट वगैरह हुए, इंजन के पार्ट्स हुए या फिर बोरवेल के पाइप हुए, उन सभी चीजों को वह बेचा करता है। अब यह धंधा उसका अच्छी तरह से चलने लगता है, क्योंकि एक तो वह किसान है, उसे पता है कि कौन सा सामान कहां पर काम आएगा और किस सामान में कितनी मजबूती होनी चाहिए। तो यहां पर जब ग्राहक उसके पास आते हैं तो उसकी बातों से पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि उसने खुद काम करके देख रखा था, तो उसे परख थी हर चीज की और हर चीज की अच्छे से नॉलेज वह उन्हें दे देता है। यहां पर साक्षी के पिता की दुकान अच्छी तरह से चलने लगती है और इधर जो साक्षी होती है वह यहां से ही अपनी 12वीं करती है और 12वीं क्लास करने के बाद वह एक कॉलेज में भी एडमिशन ले लेती है। साक्षी यहां पर आकर धीरे धीरे उन दिनों को भूल गई है, क्योंकि जब से वो घटना उसके साथ हुई है वह काफी ज्यादा परेशान रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि समय हर घाव को भर देता है, तो ऐसे ही साक्षी का वो घाव भी इस समय ने भर दिया था जो उसके दिल पर लगा था। इसके बाद जो साक्षी होती है वो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने लगती है और यहाँ पर जो साक्षी के पिता होते हैं वह भी अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे। साक्षी अच्छी तरह से कॉलेज जाया करती और अच्छे खासे कपड़े पहना करती। जिस कॉलेज के अंदर साक्षी पढ़ा करती है उस कॉलेज के अंदर ज्यादातर अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ा करते थे और वहीं पर उसी कॉलेज के अंदर एक राकेश नाम का लड़का भी पढ़ा करता है। अब जो राकेश होता है वह जैसे पहली ही नजर साक्षी को देखता है तो देखते उसे पसंद कर लेता है और उसके बाद अब वह उसकी तरफ बार बार देखा करता है और उससे किसी भी तरह से बात करना चाहता है। यहाँ पर जो साक्षी होती है उसकी भी नजर में यह बात आ जाती है कि राकेश नाम का लड़का उसकी तरफ देखा करता है और यहाँ पर साक्षी को वो लड़का काफी ज्यादा हैंडसम और अच्छा लगता है और उसका व्यवहार काफी अच्छा लगता है, क्योंकि क्लास के अंदर वह ज्यादातर बच्चों को हंसाता रहा करता और कभी भी कोई घमंड भरी बातें किसी से भी नहीं किया करता है। भले ही वो कॉलेज अपनी गाड़ी से आया करता है, लेकिन कभी भी किसी भी उसके दोस्त को या किसी भी व्यक्ति को उसकी गाड़ी चाहिए होती है तो वह बिल्कुल भी मना नहीं किया करता है और खुद ऑटो से वहां से वापस लौट जाया करता है। ये बातें साक्षी को काफी ज्यादा पसंद आती हैं और इसके बाद साक्षी भी राकेश की तरफ देखने लगती है। जब यह सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता रहता है तो उसके बाद एक दिन जो राकेश होता है वह हिम्मत करके एक मौका देखता है और उसी मौके पर साक्षी से अपने प्यार का इजहार कर देता है। अब जैसे साक्षी से राकेश ने अपने प्यार का इजहार किया था तो साक्षी भी इसी बात के लिए तैयार थी और वह भी उसे अपने प्यार का इजहार
कर देती है। इसके बाद यहाँ पर साक्षी और राकेश दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं और दोनों अच्छी तरह से अपने जीवन को जी रहे थे। लेकिन तभी एक दिन यहाँ पर जो राकेश होता है वह साक्षी से शादी के लिए पूछने लगता है और तभी जो साक्षी होती है वो कहने लगती है कि शादी अगर तुम्हें करनी है तो तुम अपने घर वालों को मेरे पिताजी के पास भेज देना और अगर घर वाले कहेंगे तो ही मैं तुमसे शादी कर पाऊंगी। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो राकेश होता है वो कहने लगता है कि मेरे पिता अगर तुम्हारे घर पर चले गए तो तुम्हारे पिता तो जरूर से तैयार हो जाएंगे शादी के लिए, क्योंकि मेरे पिता सरपंच हैं। अब इस बात को सुनने के बाद साक्षी का वो पुराना जख्म ताजा हो जाता है जो कि उसे उस सरपंच ने दिया था और वह कहने लगती है कि कौन सा गांव है तुम्हारा। तो यहां पर जो राकेश होता है वह उसे अपने गांव का नाम बताता है। तो यह वही गांव था जिस गांव के बारे में उसके पिता बता रहे थे कि वह व्यक्ति उस गांव का सरपंच है। इसके बाद जो साक्षी होती है उससे कहने लगती है कि क्या नाम है तुम्हारे पिता का। तो यहां पर जो राकेश होता है वह कहने लगता है कि मेरे पिता का नाम फलाना है और इसके बाद जो साक्षी होती है वह उससे कहने लगती है कि राकेश मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अब उसके बाद जो यहां पर राकेश होता है वो कहने लगता है कि क्या हुआ साक्षी, अब तक तो तुम्हें किसी भी बात से आपत्ति नहीं थी, लेकिन मेरे पिता के बारे में जानने के बाद तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो उसके बाद जो साक्षी होती है वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन अब तुम मुझसे दूरियां बना लो और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इस बात को सुनने के बाद राकेश को यह बात बड़ी बुरी लगती है और उसके बाद वह साक्षी का हाथ पकड़ता है और अपने सर पर रखकर कहने लगता है कि साक्षी तुम्हें मेरी कसम है, चाहे जो भी हो जाए तुम्हें मुझे ये बात बतानी होगी। साक्षी फिर से मना करती है, कहती है कि राकेश अगर मैंने तुम्हें ये बात बता दी तो उसके बाद तुम्हारा परिवार तहस नहस हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन तभी जो राकेश होता है वो कहता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें मुझे ये बात बतानी होगी। तो इसके बाद यहाँ पर जो साक्षी होती है उसके पिता की सारी करतूत उसके सामने खोल कर रख देती है और जब बेटा इस बात को सुनता है तो उसे एकदम से विश्वास नहीं होता और वह एकदम से अपने मोबाइल फोन में से अपने पिता का फोटो निकालकर उसके सामने कर देता है। क्या यही है वो व्यक्ति जिसके बारे में तुम बता रही हो। तो उसके बाद साक्षी कहती है कि हाँ राकेश ये वही है व्यक्ति। ऐसा कहकर साक्षी फूट फूट कर रोने लगती है और राकेश चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि उसके पिता जिसे वो अपना हीरो माना करता था वह एक ऐसा आदमी निकलेगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद यहाँ पर जो राकेश होता है थोड़ी देर तक चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन तभी वह साक्षी के आंसू को पहुंचता है और कहने लगता है कि साक्षी अगर ऐसी बात सच में ही है तो तुम्हें मुझसे शादी जरूर करनी होगी, क्योंकि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तभी तो पिता को पता चलेगा कि हम जो भी करते हैं वो हमें सामने पड़ा हुआ मिल जाता है और जब तुम मेरी दुल्हन बनकर उस घर के अंदर जाओगी तो यहाँ पर पिता की आंखें फटी के फटी रह जाएंगी। अब इस बात को सुनने के बाद साक्षी थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद जब राकेश उससे बार बार कहता है तो यहाँ पर जो साक्षी होती है वह भी इस बात के लिए हामी भर लेती है और कहती है कि लेकिन हम शादी कैसे करेंगे। तो राकेश कहता है कि इसके लिए ना तो मैं अपने घर वालों को पूछूंगा, क्योंकि अगर मेरे पिता को पता चल गया तो उसके बाद वो इस रिश्ते से मना करेंगे। हम ऐसा करते हैं एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज करके सीधा घर वालों के पास पहुंचेंगे। तो जो साक्षी होती है वो एक बार तो इस बात के लिए मना करती है, लेकिन यहाँ पर जो राकेश होता है वह कहता है कि साक्षी मुझ पर विश्वास रखो और मैं अपने पिता को यह दिखाना चाहता हूं कि कुदरत का नियम एक अलग तरह का हुआ करता है और जो चीज हम किया करते हैं वो सामने पड़ी हुई मिल जाया करती है। तो इसके बाद साक्षी राकेश की हाँ में हाँ मिलाती है और यहां से साक्षी और राकेश दोनों पहले तो एक मंदिर में जाते हैं और वहां पर एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। शादी करने के बाद वो दोनों कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं और जब उनकी कोर्ट मैरिज कंप्लीट हो जाती है तो जो राकेश होता है वो साक्षी को दुल्हन बनाकर दुल्हन के जोड़े में सजाकर अपने घर ले जाता है गांव वाले, जहां पर उसके पिता रहा करते थे, उसकी मां रहा करती थी और एक उससे थोड़ी छोटी बहन है जो कि शादी की हो चुकी है, वो भी रहा करती थी। अब इन सभी के सामने जैसे राकेश अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचता है तो वो सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, लेकिन जैसे राकेश का पिता साक्षी को देखता है तो एकदम से उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह बहुत कुछ उन बातों के बारे में सोचने लगता है जो उसने किया था। इसके बाद जहां पर जो राकेश होता है वह अपने पिता की तरफ देखता है और अपनी मां की तरफ देखता है और मां से कहने लगता है कि मां ये तुम्हारी बहू है और मैंने इससे शादी कर ली है। अब पिता जैसे इस बात को सुनता है तो उसका बोल नहीं निकलता है और वह कुछ भी अपने बेटे से नहीं कह पाता है, क्योंकि बेटे को जो करना था वो कर चुका था। और यहां पर जो मां होती है वह तो कहने लगती है कि बेटा ये तुमने क्यों किया, एक बार हमें बता तो देता, सभी लोगों के सामने तेरी शादी करा देते। लेकिन तभी यहां पर जो बेटा होता है वो कहता है कि मां बात तो आपकी सही है, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं शादी के लिए बोलता तो पिताजी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। अब इस बात को सुनकर जो मां होती है वो कहने लगती है कि क्यों बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे थे। तो उसके बाद जो बेटा होता है वो अपने पूरे परिवार के सामने अपने पिता की काली करतूत रख देता है और कहता है कि इसके साथ पिताजी ने ऐसे किया था क्योंकि ये फलाने गांव की रहने वाली है और वहां पर पिताजी फार्म हाउस पर रहा करते थे।
अब जैसे ही माँ इस बात को सुनती है तो उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वह कहने लगती है कि बेटा तुम झूठ बोल रहे हो ना। लेकिन तभी बेटा कहता है कि माँ मैं भले ही झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में आपको पिता बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ऐसा कहकर वह पिता की तरफ इशारा करता है और कहता है कि क्यों पिताजी, मैं सही कह रहा हूं ना। तो जो पिता होता है वह कुछ भी नहीं बोल पाता है, लेकिन तभी जो माँ होती है वह समझ जाती है कि सच में ही ये बेटा सही कह रहा है और यहाँ पर इस लड़की के साथ ऐसा ही हुआ है। जब साक्षी की पूरी बातें रिपीट की गई थी तो साक्षी की आंखों में आंसू आ गए थे और ये आंसू पूरे परिवार ने देखे थे। यहाँ तक कि राकेश की बहन ने भी ये आंसू देखे थे और इन आंसू को देखने के बाद जो राकेश की बहन होती है वह भी फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पिता की तरफ हीन दृष्टि से देखने लगती है। इसके बाद जो राकेश होता है वो कहने लगता है कि माँ देखो, ऐसे इंसान के साथ मैं तो अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता और मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहूंगा। अगर तुम्हें ये अच्छे लगते हैं तो बेशक से तुम इनके साथ रहो। लेकिन अब तक माँ जो होती है उसे भी ये बात बड़ी बुरी लगी थी और वो कहने लगती है कि बेटा तू तो क्या, हम भी इसके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये लड़की इसकी बेटी की उम्र की थी और इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ऐसा करना बहुत ही गलत होगा। ये पैसों को दिखाकर इसे खरीदने चला था और ऊपर से गांव का सरपंच भी है, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तो ऐसे के साथ मैं भी बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी बेटी जवान हो गई है और कल कला को ये ऐसा कुछ मेरी बेटी के साथ करने लगा तो मुझसे ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं होगी। ऐसा कहकर यहाँ पर जो राकेश की माँ होती है वो अपने पति को खूब खरी खोटी सुनाती है, लेकिन यहाँ पर जो सरपंच साहब होते हैं वो चुपचाप नीचे की तरफ आंखें करके खड़े रहते हैं और कुछ भी एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोलते हैं। इसके बाद जो राकेश होता है वह वहां से जाने लगता है और दोनों माँ बेटी यानी कि यहाँ पर राकेश की माँ और राकेश की बहन भी राकेश के साथ ही जाने लगती हैं और इसके बाद पूरा परिवार जाकर शहर वाले घर में बस जाता है, जिस घर के अंदर राकेश अब तक अकेला रहा करता था, क्योंकि पिता ने वहीं पर उसके लिए घर खरीदा था जहां पर वह पढ़ाई लिखाई किया करता था। कह दिया था कि बेटा जब तुम्हें आराम करना हो तो यहां पर तुम आराम से रह सकते हो, और वो घर राकेश की मां के नाम था। अब इसके बाद पिता घर के अंदर अकेला रह जाता है, लेकिन ये सारी बातें पड़ोसियों को पता चल गई थी, क्योंकि जब उन दोनों बाप बेटों की कहासुनी हो रही थी तो वो लोग तेज तेज बोल रहे थे और पड़ोसी कान लगाकर इस बात को सुन लेते हैं। तो यहां पर उन्हें पता चल जाता है कि बेटे ने लव मैरिज कर ली है, पिता ने कुछ गलत काम किया है। तो इसके बाद गांव वाले भी उसकी तरफ हीन दृष्टि से देखने लगते हैं और उससे कोई भी वास्ता नहीं रखा करता है। धीरे धीरे राकेश के पिता सरपंच को गांव में अकेले रहते हुए लगभग 6 महीने बीतते हैं, लेकिन 6 महीनों बाद उसे महसूस हो जाता है कि उसने जो गलती की है उसे सुधारने का टाइम है और वह अपनी बहू से जाकर माफी मांगेगा और कहेगा कि बेटी मुझसे गलती तो हो गई, अब मैं क्या करूं, लेकिन मुझे परिवार के साथ रहना है। यह सोचकर जो राकेश का पिता होता है वह अपने बेटे राकेश के पास पहुंच जाता है। अब राकेश तो उसे दरवाजे पर ही रोक देता है और खरी खोटी सुनाने लगता है। यहां पर जो सरपंच की पत्नी होती है वह भी उसे खरी खोटी सुनाने लगती है, लेकिन जो सरपंच होता है वह पैर पकड़कर अपनी बहू से माफी मांगने लगता है और कहता है कि बेटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफी के लायक तो मैं नहीं हूं, लेकिन अकेला रहकर मैंने अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस चीज में मैं कामयाब नहीं हो पाया। अब तुम लोग मुझे घर पर एक नौकर की तरह ही रख लो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा और चुपचाप एक कमरे में पड़ा रहूंगा, लेकिन परिवार से अलग मुझसे नहीं रहा जाएगा। इसके बाद यहां पर सभी लोग तो मना करते हैं, लेकिन तभी जो साक्षी होती है वह उसे माफ करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, जब ये माफी मांग रहे हैं तो इन्हें माफ कर दो, लेकिन इनसे कह देना कि ये बैठक वाले कमरे में रहेंगे और उससे अंदर जाने की कोशिश भी ना करें। इसके बाद यहां पर जो राकेश का पिता होता है वो उसी तरह से करता है और अपने बच्चों के साथ रहने लगता है। राकेश बड़ा ही नाराज होता है, लेकिन साक्षी उसे समझा देती है, कहती है कि जो इन्होंने किया था उसका पश्चाताप इन्होंने कर लिया है और कोई बात नहीं, इन्हें अब यहीं पर रहने दो, आखिर ये तुम्हारे पिता हैं। अब इसके बाद एक दिन साक्षी के पिता वहां पर आते हैं और जब वह सरपंच को यहां पर बैठा हुआ देखते हैं तो उसके बाद उस कमरे में चले जाते हैं, लेकिन जैसे साक्षी के पिता वहां पर जाते हैं एकदम से जो सरपंच होता है साक्षी के पिता के पैर पकड़ लेता है और रो रो कर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि धन्य हो आप जिन्होंने ऐसी संस्कारी बेटी को जन्म दिया है, जिसके साथ मैंने इतना गलत किया उसने फिर भी मुझे माफ कर दिया, वरना मेरे परिवार वाले तो मुझे रखने के लिए ही तैयार नहीं थे। इसके बाद यहां पर जो साक्षी का पिता होता है वो कहता है कि ठीक है, जो तुमने किया है उसका फल तुम्हें मिल चुका है, लेकिन आगे से ऐसा ध्यान रखना और किसी और को भी ऐसी सलाह मत देना। इसके बाद वो परिवार आज तक भी शहर में रह रहा है, लेकिन यहां पर जो साक्षी के ससुर होते हैं उनको परिवार ने अभी तक नहीं अपनाया है और वो लोग तो उसे घर के अंदर एक बोझ की तरह रखा करते हैं कि इस कोने में पड़ा रहे और इससे ज्यादा तुम्हें कोई भी काम नहीं है। ऊपर से गांव के अंदर जो थूतू हुई थी तो जितनी भी इज्जत उसकी बनी हुई थी वह सारी के सारी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन राकेश की छवि उतनी ही निखर कर आ जाती है जितनी उसकी पिता की नीचे डाउन गई थी। इसके बाद जो राकेश होता है गांव में लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखा करते हैं और वो लोग खुशियों के साथ आज तक भी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में
में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।